मित्रों नमस्कार, जय हिंद। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। अब धीरे धीरे जो है परीक्षा की घड़ियां करीब आ रही हैं और जो मेरा कोर्स है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो भी लगभग समाप्ति की तरफ है। एक दो टॉपिक बचे हुए हैं तो उनको देख लेना है और उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत किया जाएगा जिससे आपकी तैयारी में और धार आ जाएगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो मित्रों, ज्ञानदायिनी मां सरस्वती का वंदन करते हुए मैं राजेश अयोध्या स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका एक एक करके जितना भी टॉपिक है हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो प्रस्तुत किया गया आपके समक्ष इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से। जो नए आए हैं कृपया वो पीछे जा करके यानी पढ़े हुए वीडियो को देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं और जो पहली बार हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। तो इससे पहले जो है इससे पिछली क्लास में हमने जो है संधि पढ़ा था। संधि का हमने स्वर का ही भेद पढ़ा है और बीच में समय मिलेगा तो व्यंजन और विसर्ग भी देखेंगे। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस सेट होगा उसके साथ में बीच में प्रश्न आएंगे तो उनको हम हल करते चलेंगे। तो आगे जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका समास। क्या है? समास। यहां पे हम देखेंगे समास पढ़ेंगे। मित्रों, परीक्षा आप जान रहे हैं तिथि आ गई है, घोषित हो चुकी है। बस आपके परीक्षा केंद्रों का जो है निर्धारण होना है। हम ये निवेदन करते हैं, निवेदन क्या, ये दिली आशा जाहिर करते हैं कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो गृह जनपद में ही पढ़ें ताकि आप लोगों को परीक्षा देने जाने में कोई समस्या ना हो। और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी भी इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही है। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? समास। क्या पढ़ना है? समास। क्या? समास। समास जो है देखिए यहां पे समास शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। क्या? समास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। किससे बना है? दो शब्दों से। यहां पे समास देख रहे हैं, सम और आस। सम और आस, इन दो शब्दों से मिलकर के क्या बना है? समास। सम और आस से मिलकर के क्या बना है? समास। सम का मतलब हुआ भली प्रकार। सम का मतलब क्या हुआ? भली प्रकार। और आस का मतलब हुआ रखना। आस का क्या मतलब हुआ? बैठाना, मिलाना या रखना। क्या कह सकते हैं? बैठाना, मिलाना, बैठाना या मिलाना। यानी क्या? जब दो शब्दों को आपस में क्या करते हैं? जब दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो वही क्या होता है? समास होता है। क्या होता है? समास। आप देख रहे हैं यहां पे जो है जब दो शब्द मिलकर एक शब्द का रूप धारण करते हैं। क्या? यानी दो शब्द आपस में मिल जाते हैं उन्हें समास कहते हैं। यानी जब दो शब्द समीप आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से एक में मिल जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जैसे यहां पे हम ले लेते हैं क्या? ज्ञान का सागर। क्या? ज्ञान का सागर। ये देखने में क्या है? बड़ा लग रहा है। इनको हम छोटा कर दें, दोनों को जोड़ दें, क्या लिख दें? ज्ञान सागर। क्या? ज्ञान सागर। क्या? ज्ञान सागर। अब ये बड़ा है और इनको छोटा कर दिया गया यानी मिला दिया गया, भली प्रकार से आपस में बैठा दिया गया अर्थात मिला दिया गया। तो जो मिलाने की क्रिया है वही समास होता है। जैसे क्या कहा जाता है? यहां पे लिया जाता है रसोई का घर। क्या? रसोई का घर। तो इनको मिला दिया गया तो ये क्या हो जाता है? अगर इसमें समास कर दिया जाता है तो ये समस्त पद बन जाता है। क्या? रसोई घर। क्या बनता है? रसोई घर। यानी दो शब्दों को आपस में मिला दिया जाता है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्ण आपस में मिलकर के नए वर्ण या अक्षर का रूप धारण करता है। ध्यान रखना मित्रों, जब शब्द मिलते हैं तो उसे समास कहते हैं और जब वर्ण मिलते हैं तो उन्हें संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, तो यह समझ में आ गया होगा आपको कि जब दो शब्द मिलकर एक शब्द का रूप धारण करते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें समास कहते हैं। जैसे ज्ञान का सागर को जोड़ करके ज्ञान सागर बना दिया जाता है। इस क्रिया को समास तथा बनने, देखिए अब आगे क्या कहा जा रहा है? इस क्रिया को समास यानी जो दोनों को जोड़ने का कार्य किया गया उसे समास कहते हैं। तथा बने शब्द को, समास से बने शब्द को क्या कहते हैं? सामासिक
शब्द कहते हैं। सामासिक शब्द या सामासिक पद भी कह सकते हैं इनको। क्या कह सकते हैं? सामासिक पद। चाहे इसी को हम सामासिक पद कहें और चाहे सामासिक शब्द कहें। ठीक है, सामासिक पद अथवा सामासिक शब्द कहते हैं कब? जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं। किस क्रिया से? समास की क्रिया से। तो इनको क्या कहा जाता है? सामासिक पद कहा जाता है। सामासिक पद। और सामासिक पद का दूसरा नाम समस्त पद भी है। इसको क्या कहा जाता है? समस्त पद भी है। आगे हम देखते हैं, आगे कुछ दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं क्या है। यहां पे देखिए, सबसे पहले दिया गया है क्या? समास। समास यानी शब्दों के जुड़ने की जो क्रिया है, शब्दों के जुड़ने की क्रिया, यानी जब शब्द जुड़ रहे हैं, शब्दों के जुड़ने की क्रिया, ये क्या है? ये है समास। शब्दों के जुड़ने की क्रिया क्या है? समास। क्या है? समास। जैसे यहां पे ज्ञान सागर हुआ तो ये क्रिया जो हो रही है वो समास हुआ। क्या हुआ? समास। आगे समस्त पद, जो ज्ञान सागर तैयार हुआ बन करके, क्या शब्द जो जुड़ करके तैयार हुआ? ज्ञान सागर, यानी ज्ञान का सागर से ज्ञान सागर जोड़ दिया गया, तो इसको क्या कहेंगे? ये समस्त पद बना। जो समास की क्रिया हुई उसमें ये समस्त पद बना। इसी को समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है या सामासिक शब्द कहा जाता है। अब परीक्षा में दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो समास का नाम पूछ लिया जाता है या फिर क्या किया जाता है? समस्त पद को पूछा जाता है, यानी इनसे समस्त पद क्या बनेगा, या फिर समास विग्रह पूछा जाता है। आप वहां पे संधि में क्या करते थे? संधि विच्छेद करते थे। जब वर्णों के मेल में विच्छेद किया जाता था, यानी वर्णों को अलग किया जाता था, वो संधि विच्छेद था। और यहां शब्दों को जो अलग किया जाता है तो इनको समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह। जैसे ज्ञान सागर है, इनको हम अलग करेंगे तो ये क्या हो गया? ज्ञान का सागर। क्या हो गया? ज्ञान का सागर। तो ये समास विग्रह हो गया। ये क्या हो गया? समास विग्रह। और अगर समस्त पद पूछता है तो ये ज्ञान सागर हो गया, और जो क्रिया है उसको समास कहा जाता है। तो आपको समास और समस्त पद तथा समास विग्रह समझ में आ गया होगा। और अब इसमें पूछता है क्या? इसमें कभी कभी पूछता है समास कौन सा है, तो इसमें कौन सा समास है? आप लोगों को पता चल गया होगा, इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। और कभी कभी उसके भेद से पूछ लेता है, तो कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष है। यहां पे कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष। यानी यहां पे तत्पुरुष में क्या होता है? कारक आते हैं, भी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। समास, जब दो शब्द आपस में भली प्रकार मिलते हैं तो उनको समास कहते हैं, या जब दो शब्द मिलकर एक शब्द का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। आगे, इस क्रिया को समास तथा बने शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। समास के भेद। समास के भेद या प्रकार। समास के भेद या प्रकार। देखो, समास के भेद या प्रकार, समास के कितने भेद हैं? समास के कितने भेद हैं? समास के यहां पे देख रहे हैं, आप समझ में आ गया होगा कि समास के कितने भेद हैं देख करके, यानी समास के 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं। देखिए, इससे पहले हम क्या क्या पढ़ते थे? इससे पहले हम अव्ययी भाव समास पढ़ते थे, तत्पुरुष पढ़ते थे, द्वंद्व पढ़ते थे, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि, ये पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए, कर्मधारय कौन सा? कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों किसके अंतर्गत आते थे? ये दोनों आ जाते थे तत्पुरुष के अंतर्गत। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ते थे? इससे पहले अव्ययी भाव पढ़ते थे, उसके बाद में तत्पुरुष पढ़ते थे, यानी ये 2 हो गया, और उसके बाद में जो है द्वंद्व पढ़ लेते थे तीसरा, और ये दोनों जो है इसका तत्पुरुष का भेद हो जाता था, और उसके बाद में बहुब्रीहि पढ़ लेते थे, यानी 4 थे। मूल रूप से कितने थे? 4 समास थे। कितने? 4। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष के अंतर्गत पढ़ा जाता था। लेकिन अब समय समय पर जैसे प्रत्येक क्षेत्र में जो है परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, वैसे हिंदी में भी परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, तो इनको भी स्वतंत्र रूप में रखा गया। किसको? द्विगु और कर्मधारय को भी स्वतंत्र रूप में रखा गया। तो ये भी स्वतंत्र रूप में आते हैं, अर्थात इनका भी अध्ययन हम अलग अलग करते हैं। तो अगर पूछा जाए समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ध्यान रखना, कभी कभी वर्तनी में पूछ लिया जाता है ये द्वंद्व। क्या?
द्वंद्व समास, दोनों कहीं कहीं पे द्वंद्व लिख दिया जाएगा, ये विकल्प में द्वंद्व भी दे दिया जाएगा और ऐसे द्वंद्व दे दिया जाएगा। तो ये कभी ध्यान रखना, ये तो गलत है आपका और ये सही है, तो ध्यान रखना, विकल्प को भी ध्यान से देखना। द्वंद्व और कभी कभी बहुव्रीहि में भी गलती कर देता है, क्या करता है, एक विकल्प तो सही दे देगा, एक विकल्प दे दिया ऐसे बहुव्रीहि और एक दे दिया क्या दे दिया, बहुव्रीहि। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सही है, तो ये तो गलत है और ये सही है, तो इसका भी ध्यान रखना कि जो शब्द की वर्तनी है यानी समास के भेद हैं, उनकी जो वर्तनी है उनके अकॉर्डिंग भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, देखिए इसको हम देखते हैं यहां पे, पहला क्या है आप देख रहे हैं यहां पे अव्ययी भाव समास, यानी यहां पे कहा जा रहा है अव्ययी भाव समास का अर्थ है अव्यय हो जाना। अव्ययी भाव समास का अर्थ है क्या, अव्यय हो जाना, अर्थात जिस समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है, क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय आपने इससे पहले ही पढ़ा था, अभी 2 क्लास पहले ही पढ़ा था। अव्यय, अव्यय जो अविकारी शब्द होते हैं, जो बदले ना, कब ना बदले, लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिनमें परिवर्तन नहीं होता उनको अव्यय कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास का अर्थ है अव्यय हो जाना, अर्थात जब समस्त पद बनता है तो उसका जो पहला यानी पहला पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है और क्या होता है, प्रधान भी होता है। क्या होता है, प्रधान, यानी पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव ये कहा जाता है, अर्थात जिस समास का पहला पद होता है प्रधान वही क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। इसमें समस्त पद बने शब्द क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं, इसमें जो समस्त पद बनते हैं यानी जो शब्द बनते हैं जुड़ करके मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो शब्द क्रिया विशेषण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को भी आपने पढ़ा, क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आता है, क्रिया विशेषण भी अव्यय बनता है। आइए हम देखते हैं, यहां पे कुछ शब्दों को लेते हैं, जैसे बहुत ही प्रचलित, जैसे यहां पे हम प्रति और दिन, प्रति और दिन, तो यहां पे क्या, प्रतिदिन, क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये समस्त पद बन रहा है। क्या बन रहा है, समस्त पद। तो ये प्रतिदिन शब्द क्या है, ये प्रतिदिन शब्द अब क्या बन गया, ये क्रिया विशेषण बन गया। क्या, क्रिया विशेषण। इसमें पूर्व पद, ये प्रति शब्द जो है क्या है, प्रधान है। हम दिन लिख देते हैं तो उसका विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन अगर प्रति लग गया तो वो विशेष तौर पे हो गया, यानी ये प्रधान है। प्रति क्या है, प्रधान है। जैसे प्रतिदिन है वैसे क्या हो सकता है, वैसे प्रति वर्ष हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रति वर्ष हो सकता है, या प्रति क्षण हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रति क्षण हो सकता है, यानी इस तरीके से प्रति लगा हुआ है। आगे जैसे हम क्या करते हैं, अनु और दिन या अनुसरण हम ले लेते हैं, अनु और शरण को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ये बन जाता है अनुसरण। क्या बनता है, समस्त पद क्या बनता है, अनुसरण। या अनुवाद, क्या, अनुवाद में अनु जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, अनुवाद। क्या, अनुवाद। तो इस तरीके से अगर शब्द मिलते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अव्ययी भाव समास होते हैं। यहां पे क्या होती हैं, अव्ययी भाव। जैसे अनुरूप हो गया, क्या, अनुरूप। ये अनमोल शब्द जो है ये भी आ जाता है, क्या, अनमोल शब्द। ठीक है, इसके बाद में आपने देखा होगा कि ये बहुत प्रचलित है, यथा शब्द। यथा शब्द, जैसे यथाशक्ति, कई बार पूछा गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति या यथारूप हो गया, इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो ये क्या है। या जैसे आ गया हर, हर और दिन है, क्या, हर और दिन, तो इसको जोड़ दिया गया हर दिन। क्या कर दिया गया, हर दिन। या हर एक, हर है और एक है, इनको जोड़ा गया तो समस्त पद बना हर एक। क्या, हर एक, हर एक या हर एक भी कर सकते हैं, संस्कृत में जाएगा, लेकिन ये क्या बनेगा, हर एक। या हर रोज या हरदम शब्द काफी प्रचलन में है, हरदम शब्द। क्या, हर दम शब्द। क्या, हर दम शब्द। तो इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है
यहां पे अगर ये शब्द आते हैं तो इनको कहा जाता है अव्ययी भाव समास। यानी किसके अंतर्गत आते हैं ये आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। जैसे हर दम, तो इनको क्या कहा जाता है, ये अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। यानी इसमें बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। ये शब्द ध्यान रखना, प्रत्येक, प्रति और एक से क्या बनता है, प्रत्येक, ये भी कई बार पूछा गया है। तो यहां पे ध्यान रखना, जैसे ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में ये प्रत्येक है, ये भी शब्द कई बार पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद में ये जैसे प्रतिदिन है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। और उसके बाद में अनमोल हो गया, या अनुरूप हो गया, या अनुसरण हो गया, या अनुकूल हो गया, ये सभी शब्द आते हैं। तो ये किस में आते हैं, ये आ जाते हैं अव्ययी भाव समास में। यानी इसमें जब समस्त पद बनते हैं तो वो क्रिया विशेषण का रूप ले लेते हैं। और क्रिया विशेषण आप जान रहे हैं, पहले ही पढ़े हैं, वो अव्यय या विकारी शब्द में आते हैं। इसमें हम थोड़ा सा और देखते हैं। शब्दों की आवृत्ति होने पर, क्या, शब्दों की आवृत्ति, आवृत्ति तो आप ही पढ़े ही होंगे, विज्ञान का शब्द है। आवृत्ति मतलब बार बार, यानी शब्दों की आवृत्ति होने पर, शब्दों की आवृत्ति होने पर भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यानी यहां पर शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द बार बार आते हैं, यानी शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, तो वह कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे शब्द आ गया क्या, दिन दिन, क्या आ गया, दिन दिन, या आ गया रात रात। अब यहां पे सामासिक द्वंद्व वाला चिन्ह आ रहा है, लेकिन क्या, शब्द की आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, शब्द की आवृत्ति हो रही है, शब्द बार बार आ रहे हैं, दिन दिन, रात रात। या क्या कहा गया, जल्दी जल्दी, क्या कहा गया, जल्दी जल्दी। या कहा गया धीरे धीरे, क्या कहा गया, धीरे धीरे। या ये दोनों, ये शब्द तो वही हैं, साथ में कहा गया जो है दिनों दिन, क्या कहा गया, दिनों दिन, क्या, दिनों दिन। तो इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ये दिन दिन बनेगा। या रातों रात, क्या, रातों रात। ये जुड़े हुए आए तो इनको क्या कहते हैं, ये सभी शब्द इनके अंतर्गत क्या होता है, ये अगर शब्द आते हैं तो पूछ लिया कि ये किस समास के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। यानी जहां पर, ये ध्यान रखना, ये शायद ही कहीं मिले, पुस्तकों में भी नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखना कि यदि शब्द की आवृत्ति होती है तो वहां पे कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। शब्दों की आवृत्ति होने की स्थिति में अगर पूछा जाता है इसमें कौन सा समास है, तो वो अव्ययी भाव। इस पे मत जाइएगा कि ये चिन्ह लगा हुआ है, क्या चिन्ह लगा हुआ है, ये द्वंद्व में जाएगा, नहीं। अगर ऐसे हैं यानी शब्दों की आवृत्ति हो रही है तो वो अव्ययी भाव समास में आएंगे। किस में आएंगे, अव्ययी भाव समास में। और है इसमें थोड़ा सा और देखेंगे, ध्यान देंगे। यदि नदियों के नाम के पहले, क्या, नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले, यदि नदियों के नाम के पहले क्या आता है, संख्यावाची शब्द, क्या, संख्यावाची शब्द आता है, तो संख्यावाची का मतलब समझ रहे हैं ना, 2, 4, 6 इस तरीके के संख्यावाची शब्द आता है, तो शब्द आता है तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। वहां क्या होता है, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। कोई नदी का नाम है और उसके पहले क्या आ गया, उसके पहले आ गई कोई संख्या, कोई संख्या, तब भी वहां क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और यदि शब्द की आवृत्ति हो रही है तो वो भी अव्ययी भाव समास में। जैसे यहां पे क्या कहा गया, पंचगंगा, क्या कहा गया, पंचगंगा। या कहा गया सप्त सिंधु, क्या कहा गया, सप्त सिंधु। तो इस तरीके से किसी नदी के नाम के पहले
किसी नदी के नाम के पहले यदि संख्यावाची शब्द आ रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता है, वो किस में आते हैं, वह अव्ययी भाव समास में आते हैं। यहां पे जैसे दिन दिन शब्द हो गया, रात रात शब्दों की आवृत्ति हो रही है, तो शब्दों की आवृत्ति होने पर भी क्या होता है, उसमें शब्दों की आवृत्ति होने पर अव्ययी भाव समास होता है। और यदि किसी नदी के नाम के पहले, अर्थात गंगा नदी का नाम है और उसके पहले संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो नदियों के नाम के पहले यदि कोई संख्यावाची शब्द आता है तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं, तत्पुरुष समास। क्या है तत्पुरुष समास? यानी कहा जाता है उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष समास। यानी क्या होता है, जिनका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर का मतलब बाद वाला, पूर्व का मतलब पहला, उत्तर का मतलब बाद वाला, अर्थात दूसरा पद। क्या? दूसरा। यानी जिस समास का दूसरा पद, कौन सा? दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्व का मतलब पहला पद अव्ययी भाव में पहला था, लेकिन इसमें दूसरा पद प्रधान हो रहा है। कौन सा? दूसरा पद प्रधान हो रहा है। इसमें जो है दो शब्दों के मेल में क्या आते हैं, दो शब्दों के मेल में बीच में कारक चिन्ह जो होते हैं उनका लोप हो जाता है। कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह जो होते हैं उनका क्या हो जाता है, उनका लोप हो जाता है। इनमें जो है जो विभक्तियां होती हैं, ठीक है, जो 8 विभक्तियां हैं उनमें से 6 हैं, इनके अंतर्गत कितने आते हैं, 6। तो उनके जो चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है जब ये दो शब्द आपस में मिलते हैं। यानी द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, ये 6 इनके भेद हैं। किसके कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद। द्वितीया या कर्म तत्पुरुष, इनको क्या कहा जाता है? द्वितीया या कर्म तत्पुरुष। क्या कहा जाता है इनको? इनका जो पहला भेद है उसको कहा जाता है द्वितीया या कर्म तत्पुरुष। उसके बाद में तृतीया या करण तत्पुरुष। क्या? तृतीया या करण तत्पुरुष। और उसके बाद में चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष, पंचमी या अपादान तत्पुरुष, षष्ठी या संबंध तत्पुरुष, सप्तमी या अधिकरण तत्पुरुष। अब इसको देखते हुए आपको यह पता चल रहा होगा कि हम कारक में पहुंच गए हैं। यानी यहां जो कारक को ध्यान से पढ़े हैं तो यहां इनको समझने में बहुत आसानी होगी। कारक का भी वीडियो पीछे पड़ा हुआ है, जो ना देखे हो तो वो जाकर के देख लें, इसमें जो है सहायक होगा। साथ में वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पे देखिए, इस समास का पहला पद जो है वो प्रधान नहीं होता, बल्कि दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद। आइए एक एक करके समझते चलते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष में जो है कर्म, द्वितीय तत्पुरुष को क्या कहते हैं? इनको कर्म तत्पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? कर्म तत्पुरुष भी कहा जाता है। तो जैसे आपने चिन्ह पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कारक चिन्ह भी है, पढ़ा था उसको। तो प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तो यानी द्वितीय का चिन्ह क्या है? को है। क्या है? को। यानी इसमें जो शब्द आते हैं उनमें जो है को का लोप हो जाता है। जैसे यहां पे हम ले लेते हैं, क्या, एक शब्द लेते हैं यहां पे, जैसे ले लेते हैं शब्द स्वर्ग को प्राप्त। क्या? स्वर्ग को प्राप्त। तो ये विग्रह में है। अब इनमें समास करना हो तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग प्राप्त। क्या हो जाएगा? स्वर्ग प्राप्त। क्या? स्वर्ग प्राप्त। यानी ऐसे शब्द आते हैं, पूछता है तो वहां पे क्या हो जाएगा? द्वितीय या कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? द्वितीय या कर्म तत्पुरुष। मोक्ष को प्राप्त, ऐसे इसी से मिलता जुलता क्या है? मोक्ष को प्राप्त। क्या? मोक्ष को प्राप्त। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोक्ष प्राप्त। क्या? मोक्ष प्राप्त। इस तरीके के शब्द आते हैं तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके तत्पुरुष के समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत। और तत्पुरुष समास में भी द्वितीय या कर्मकारक तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे यहां पे हो गया गिरहकट। क्या? गिरहकट। कहीं कहीं गिरहकट मिलता है और कहीं कहीं गिरहकर भी मिलता है। तो गिरहकट या गिरहकट मतलब यहां पे गिरह का मतलब हो गया, गिरहकट है शब्द, सॉरी यहां पे हम क्या ले रहे हैं? समस्त पद ना लेकर के हम जो है यहां पे समस्त पद ना लेकर के सीधा जो है शब्द ले, यहां पे जिनको जोड़ करके समस्त पद बनाया जाए। जैसे यहां पे हम शब्द ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? गर्दन को, गर्दन को
काटने वाला, गर्दन को काटने वाला। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है गिरहकट। क्या कहा जाता है? गिरहकट या गिरहकर। ठीक है, तो गर्दन को काटने वाला, यानी जो गर्दन को काटने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? गिरहकर। गिरह मीन्स गर्दन, कर मीन्स काटने वाले। या यश प्राप्त, अगर शब्द है यश को प्राप्त, क्या? यश को प्राप्त, तो इसको हम कर देते हैं क्या? यश प्राप्त। क्या? यश प्राप्त। तो ये शब्द आते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये याद आते हैं द्वितीया तत्पुरुष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीया। इसमें जो को रहता है उनका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका लोप हो जाता है। आगे हम देखते हैं तृतीया या करण तत्पुरुष। क्या देखते हैं? तृतीया या करण तत्पुरुष। यहां पे तृतीया का चिन्ह आपने पढ़ा होगा। तृतीया का चिन्ह क्या होता है? से। क्या? प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से या द्वारा। से है इसका चिन्ह या क्या है? से या द्वारा। क्या है? से या द्वारा। जैसे यहां पे हम शब्द ले लेते हैं, क्या? कोई ऐसा शब्द लेते हैं जिसमें हम लेते हैं तुलसी द्वारा कृत। तुलसी द्वारा कृत। अब इसमें समास करें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुलसी कृत। क्या बनेगा? ये बनेगा तुलसी कृत। क्या बनेगा? तुलसी कृत या तुलसी से कृत। क्या? तुलसी कृत या तुलसी से कृत। जैसे अगला शब्द हम ले लेते हैं, अगला शब्द जो है लेते हैं दूसरा। इसमें हम देखते हैं, जैसे ले लिया रस से भरी। क्या? रस से भरी। और इसका जब हम बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे यानी समास करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? रस भरी। क्या हो जाएगा? रस भरी। यानी यहां पे जो से चिन्ह है उसका लोप हो जा रहा है, यानी वो मिल जा रहा है। आगे जैसे अगला शब्द हम ले लेते हैं यहां पे, और कोई शब्द जैसे ले लिया कि दया से पूर्ण। क्या? दया से पूर्ण। तो इसमें हम समस्त पद करें यानी समास किए और समस्त पद बना, तो क्या बनता है? दया पूर्ण। क्या बनेगा? दया पूर्ण। तो इस तरीके से अगर शब्द बनते हैं तो वो तृतीया तत्पुरुष यानी करण कारक तत्पुरुष यानी करण तत्पुरुष। इनको क्या कहा जाता है? ये सीधा किस में आ जाएंगे? ये तृतीया तत्पुरुष यानी तृतीया या करण तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं, ये जहां पर से चिन्ह का लोप होता है। आगे से दो जगह है, ध्यान रखना, यहां भी है और पंचमी में भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहां सहयोग के रूप में होता है यानी साधन होता है, जो होता है वो साधन के रूप में होता है, और वहां जो होता है वो अलगाव वाला होता है यानी दो वस्तुएं एक से अलग होती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं चतुर्थी। चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष। क्या है? चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष। जो इसका चिन्ह होता है वो क्या होता है? इसका चिन्ह जो होता है, आपने देखा कि प्रथमा कर्ता ने, प्रथमा यानी कर्ता का ने है, द्वितीय कर्म का को तृतीय करण से या द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए। तो जो इसके अंतर्गत जो चिन्हों का लोप होगा वो क्या होगा? इसके अंतर्गत को या के लिए चिन्हों का लोप होगा। को या के लिए चिन्हों का लोप होगा। किसका? को या के लिए। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे। जैसे यहां पे प्रयोग के लिए शाला। क्या? प्रयोग के लिए शाला, ये शब्द है। शाला मीन्स घर। शाला मीन्स क्या होता है? घर। तो प्रयोग के लिए शाला, तो इसको जोड़ करके क्या बना दिया गया? प्रयोगशाला। क्या बना दिया गया? प्रयोगशाला। तो ये समस्त पद बन रहा है प्रयोगशाला, और समास पूछता है तो क्या हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष। दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे आता है परीक्षा का भवन। क्या रहे? परीक्षा का भवन, और इसको जोड़ करके क्या कर दिया जाता है? परीक्षा भवन। क्या? परीक्षा भवन। तो यहां पे कौन सा समास हो जाएगा? यहां पे भी चतुर्थी तत्पुरुष होगा। क्या होगा? चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष। क्या होगा? चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष। जैसे को के लिए है, आइए हम के लिए वाला भी देख लेते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति।
या मात्र कहा जाए, माता के लिए भक्ति तो मातृभक्ति, पिता के लिए भक्ति तो पितृभक्ति, ऐसे ही देश के लिए भक्ति तो क्या हो जाएगा, देशभक्ति। क्या हो जाएगा, देशभक्ति या मातृभक्ति या पितृभक्ति या राष्ट्रभक्ति, इस तरीके के शब्द आते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, चतुर्थी यानी संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके के अगर शब्द आता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा आपका चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष। आगे जो है अगला हम देखते हैं पंचमी या अपादान तत्पुरुष। क्या देखते हैं, पंचमी या अपादान तत्पुरुष। यहां पे आपने देखा था कि शब्दों की आबित हो रही थी तो आपने देख लिया था। इसके बाद में यहां पे आपने देखा कि अव्ययी भाव में ही देखा था, आगे आपने ये देख लिया। इसके बाद में जो अगला है आप देख रहे हैं, इसके 6 भेदों में 2 को आपने देख लिया, चतुर्थी और पंचमी, प्रथमा और द्वितीय और तृतीया वहां देखा था। आगे आ जाता है षष्ठी, यहां से पूछा जाता है षष्ठी का चिन्ह क्या है। यहां पे पहले पंचमी देख लेते हैं, अभी पंचमी बचा हुआ है। क्या, पंचमी। तो यहां पे देखिए इसके अंतर्गत यानी से क्या होता है, से यानी जहां पर से चिन्ह आता है। पंचमी अपादान से अलगाव यानी अलग होने के अर्थ में, ठीक है, क्या, अलग होने के अर्थ में। जैसे यहां पे लिखा जाए अश्व से पतित, क्या, अश्व से पतित यानी घोड़े से गिरा। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम समस्त पद बनाएंगे यानी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अश्वपतित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अश्वपतित। क्या होगा, अश्वपतित। या फिर जैसे हो गया यहां पे वृक्ष से गिरा, वृक्ष से गिरा या वृक्ष से पतित। क्या, वृक्ष से पतित। तो यहां पे अगर ये आता है तो क्या हो जाएगा, वृक्ष पतित। क्या हो जाएगा, वृक्ष पतित यानी ये अलग हो रहा है। किससे अलग हो रहा है, वृक्ष से, यानी जहां पर से अलग होने के लिए शब्द आता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पंचमी या अपादान तत्पुरुष होता है। क्या होता है, पंचमी या अपादान तत्पुरुष होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे जो है अगला हम देखते हैं, अगला आ जाएगा आपका षष्ठी या संबंध तत्पुरुष। क्या आएगा, षष्ठी या संबंध तत्पुरुष। यानी जब क्या होता है, जब 2 शब्दों के मेल में यानी 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं और षष्ठी का जो चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नी, इनका लोप होता है। तो इसमें बहुत ही बार पूछा गया, ध्यान रखना, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र बहुत प्रचलित शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो क्या बनेगा, ये राजपुत्र। क्या बनेगा, राजपुत्र। या राजा का पुरुष तो राज पुरुष बनेगा। क्या बनेगा, राज पुरुष। जैसे ये राजा का पुत्र बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगला जो है जैसे कहा जाता है सेना का पति या मालिक या पति, तो क्या हो जाएगा, सेनापति। सेना का पति यानी सेनापति, ठीक है, क्या, सेनापति। तो इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये षष्ठी तत्पुरुष। ये राजपुरुष, राजपुत्र शब्द जो है, ध्यान रखना, राजपुत्र या राजपुरुष ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे राजपुत्र पूछ लिया गया या फिर राजपुरुष, ये कई बार पूछा गया है मित्रों, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपुत्र या राजपुरुष कई बार पूछा गया है। या वृक्ष पतित या अश्वपतित या देशभक्ति, ये सभी शब्द जितने बताए जा रहे हैं, चुनिंदा शब्द बताए जा रहे हैं, इनमें से आपको हो सकता है कि परीक्षा हाल में यही एग्जाम्पल हूबहू इसी रूप में प्रश्न में मिले। तो ध्यान रखना। आगे जो है सप्तमी या अधिकरण, अगला क्या है, सप्तमी या अधिकरण। यहां पे देखिए, यहां पे क्या होता है, में पर ऊपर, क्या, में पर या ऊपर ये शब्द आते हैं, सप्तमी या अधिकरण। जैसे कहा गया कुछ ऐसे शब्द लिए जाएंगे जिनमें जो है में चिन्ह रहेगा और उनका लोप होगा। यानी यहां पे आपने देखा षष्ठी में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इनका लोप हो रहा था। यहां सप्तमी में आप देखेंगे, सप्तमी यानी अधिकरण, षष्ठी या संबंध था, सप्तमी या अधिकरण। जैसे यहां पे हो जाएगा क्या,
जल, यहां पे हम ले लेते हैं जल, जल रंग, जल में रंग है शब्द, क्या, जल में रंग, इनको जोड़ करके क्या कर देते हैं, जल रंग, क्या, जल रंग, यहां में शब्द है इनका लोप हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये पूछे जाते हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं, यानी यहां पे को के लिए का लोप हुआ, यहां जो है अपादान से अलग होने के अर्थ में षष्ठी तत्पुरुष में जो है यहां पर से का लोप हुआ और इसमें जो है में का। तो इस तरीके से अगर पूछे जाते हैं तो वहां पर ध्यान रखना तत्पुरुष होता है और उनके भेदों से पूछे जाते हैं तो उनका लोप हो जाता है। आगे हम देखते हैं विशेषण विशेष, अगला है कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास, यानी विशेषण विशेष से बहुलम कर्मधारय, यानी जहां पर क्या होता है विशेषण और विशेष से होते हैं, यानी एक जो है विशेषण होता है, दो शब्द आपस में मिलते हैं जिसमें जो है दूसरा विशेषण होता है और पहला विशेष से, यानी एक दूसरे की विशेषता बताने वाले होते हैं। तो वहां कौन सा होता है, वहां पे कौन सा समास हो जाता है, वहां पे कर्मधारय समास हो जाता है। देखिए पहले कर्मधारय और द्विगु को हम अलग पढ़ते थे, कर्मधारय और द्विगु को अलग पढ़ते थे, लेकिन अब इनका भी स्वतंत्र रूप हो गया है तो इनको हम अलग पढ़ते हैं। तो कर्मधारय समास अर्थात जिस समास का एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। क्या होता है इसमें विशेषण और विशेष से होता है, जैसे नील गाय, क्या है यहाँ पे नील गाय, नीली गाय, क्या, नीली गाय, नीली गाय को जोड़ करके क्या बना दिया गया है, नील गाय, नील, यहां पे नील कमल, यानी नीला कमल, क्या है शब्द, नीला कमल, इनको जोड़ करके क्या बना दिया गया है, नील कमल। यहां पे और भी हम शब्द ले लेते हैं, देखेंगे जिसमें कि समास जो है किया गया है। यहां पे जैसे हम ले लेते हैं क्या, हरी घास, क्या, हरी घास, दूर दूर है, इनको मिला करके हमने क्या कर दिया, एक में लिख दिया हरी घास, हरी घास। यहां पे हरी शब्द जो है विशेषण है, हरी शब्द विशेषण है और घास क्या है, विशेष है। तो विशेषण विशेष से आते हैं तो उनमें क्या होता है, कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास। या जली रोटी शब्द आता है, क्या, जली रोटी, क्या, जली रोटी, ये ले लिया जाता है तो इनमें क्या आ जाता है, इनमें भी क्या, कौन सा समास हो जाता है, इनमें भी हो जाता है आपका कर्मधारय समास। एक विशेषण है और दूसरा विशेष है, यानी रोटी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, जैसे यहां पे ले लिया गया मृग के समान नयन, क्या कहा गया, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, तो क्या हो जाएगा, मृग नयन, क्या हो गया, मृग नयन। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो है मृग के समान नयन, यानी यहां पे मृग के समान नयन की विशेषता बताई जा रही है। नयन शब्द जो है विशेषण है और ये नयन शब्द विशेष से है और ये शब्द विशेषण है। तो मृग नयन यानी मृग के समान नयन। या जैसे कहा गया महान कवि, क्या, महान कवि, तो इनको जोड़ करके क्या कह दिया गया, महाकवि, क्या कहा गया, महाकवि। तो यहां पे एक यानी कवि जो है वो विशेष से है और महा जो है विशेषण है, यानी विशेषण विशेष से है। तो इस तरीके के शब्द आते हैं तो वो किस में आते हैं, कर्मधारय में आते हैं। किस में आते हैं, कर्मधारय। और जैसे इसमें जो होता है उपमेय उपमान, क्या, उपमेय और उपमान, यानी क्या कहा गया, कमल नयन शब्द आ गया अगर, क्या, कमल नयन, यानी उपमेय में उपमान की संभावना, कमल नयन। या कहा गया चरण कमल, क्या कहा गया, चरण कमल। इस तरीके के शब्द आते हैं तब क्या होता है, इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो इनमें जो है कौन सा समास हो जाता है, इनमें भी हो जाता है कर्मधारय समास। जैसे चंद्रवदन हो गया, क्या, चंद्रवदन, या चंद्रमुखी या चंद्रमुख, तो इस तरीके से आते हैं। तो ये क्या है, उपमेय उपमान जैसे शब्द आते हैं तो वहां भी कर्मधारय समास होता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें विशेषण विशेष से आता है, यानी एक विशेष से होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और पहला शब्द जो होता है वो विशेषण होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे हम अगला देखते हैं, कर्मधारय और द्विगु दोनों पहले तत्पुरुष में पढ़ते थे तो इसको हम द्विगु देख लेते हैं।
संख्या पूर्व दिगु, क्या संख्या पूर्व दिगु, यानी जिस समास में पहला पद क्या होता है संख्यावाची, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहां पे क्या है त्रिकोण, यानी त्रिकोण, तीन कोणों का त्रिकोण जो है समास हुआ है, तो ये होगा क्या, इसको हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन कोणों का समूह। क्या हो जाएगा, तीन कोणों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। क्या हो जाएगा, ये तीन भुजाओं का समूह। इसी को जोड़ करके क्या कर दिया गया है, इसी को जोड़ करके क्या बना दिया गया है, इसी को जोड़ करके समस्त पद बना दिया गया है। और इसमें समास कौन सा होगा, द्विगु समास। क्यों, क्योंकि उसमें जो पहला पद है वो संख्यावाची है। चौराहा, चार राहों का समूह। क्या, चार राहों या रास्तों का समूह, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चौराहा। क्या हो जाएगा, चौराहा। तो इस तरीके के शब्द आते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे कौन सा समास होगा, वहां पे होगा आपका द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। यानी त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह। या कहा जाए जैसे यहां पे कह दिया गया दो राहा। क्या, दो राहा, यानी दो रास्तों का समूह, यानी दो राहों का समूह। क्या, दो राहों का समूह। ठीक, तो ये भी आ जाएगा किसमें, ये भी आपका आएगा द्विगु समास में। कहा गया पंचवटी। क्या कहा जाता है, पंचवटी। पंचवटी कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पे दो समास हो सकते हैं, लेकिन वो आपके विकल्प पे डिपेंड करेगा, अभी उसको भी बता देंगे। पंचवटी, अब यहां पे देखिए ये पंचवटी वर्तनी के अकॉर्डिंग क्या है, ये गलत हो रहा है। क्यों, या तो फिर यहां लगाया जाएगा या तो फिर यहां। देखिए पंचवटी, यानी यहां अगर ऊपर अनुस्वार लेंगे तो आगे जो है यहां नहीं लगेगा, यहां पे अनुस्वार हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे यहां लगा है। पंचवटी यानी पांच वटों का समूह, पांच वटों का या पांच वृक्षों का समूह कह सकते हैं। ठीक है, पांच वृक्षों या पांच वटों का समूह। इस तरीके से त्रिफला हो गया। क्या हो गया, त्रिफला शब्द आता है, या आता है अष्टाध्यायी शब्द, बहुत ही प्रचलित है, ये पूछा भी गया है। अष्टाध्यायी शब्द ध्यान रखना, ये पूछा गया है आपका अव्ययी भाव में। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समूह। अगर अष्टाध्यायी हो तब पूछा जाता है तो 8 अध्यायों का समूह, यानी जिसमें 8 अध्याय हों, 8 अध्यायों का समूह, तो क्या कहलाता है वो, अष्टाध्यायी। और कौन सा समास होगा, तो वहां पे होगा द्विगु समास। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। या चतुर्वेद हो गया। क्या, चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। तो इस तरीके के शब्द आते हैं, यानी पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो वहां पे जो है क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा आपका द्विगु समास। लेकिन यहां पे जैसे पंचवटी, अगर ये है, अगर वाक्य बने कि 5 वटों का या 5 वृक्षों का ऐसा समूह जहां पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने निवास किया, तो वो पंचवटी हो गया। तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, वो अन्य पद प्रधान में चला जाएगा, बहुव्रीहि में चला जाएगा। अभी इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पंचवटी पूछता है, वहां बहुव्रीहि नहीं होता, द्विगु होता है, तो तुरंत जो है द्विगु हो जाएगा संख्यावाची होने के कारण। अगला है द्वंद्व समास। क्या होता है, द्वंद्व। चा अर्थे, चा अर्थे द्वंद्व, यानी उभय पद प्रधान। इसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा। इसमें क्या होता है, इसमें जो है पहला पद प्रधान, उभय पद प्रधान है द्वंद्व, यानी इसमें ना पहला ना दूसरा, अर्थात दोनों पद, पहला दूसरा दोनों प्रधान होता है, यानी दोनों की समान होती है, दोनों की महत्ता होती है। द्वंद्व चा अर्थे द्वंद्व, यानी यहाँ पे दोनों पद प्रधान भी होता है और बीच में चा, चा का मतलब और भी हो सकता है। संस्कृत रहे तो चा आता है, और नहीं तो और आता है, और नहीं तो दो शब्दों के बीच में क्या आता है, ये सामासिक चिन्ह आता है द्वंद्व का। अर्थात जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, अथवा दोनों पदों के मध्य या अथवा और शब्द आता है, या तो या रहेगा या अथवा रहेगा या और शब्द आते हैं, तो वहां द्वंद्व समास होता है। वहां पे क्या होता है, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब इनको हम अलग करेंगे माता पिता, तो क्या हो जाएगा, माता
और पिता, क्या हो जाएगा, माता और पिता। यहां पे क्या है, पशु पक्षी, तो पशु और पक्षी, पशु और पक्षी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे और आ रहा है, और जब इनमें समास किया जाता है तो इनका लोप हो जाता है। जैसे नर नारी है तो क्या हो जाएगा, नर और नारी, क्या, नर और नारी। यहां पे जैसे यहां पे है भाई और बहन, क्या, भाई और बहन, क्या, भाई और बहन। तो ये क्या हो जाएगा, इनको हम अलग करें, एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई बहन, क्या हो जाएगा, भाई बहन, क्या हो जाएगा, भाई बहन। इस तरीके के अगर शब्द आते हैं, और भी देखिए यहां पे ध्यान रखना कि एक शब्द बहुत प्रचलित है, वो पूछा जाता है हस्तपाद, हस्तपाद, ये समस्त पद बनाया गया है, यानी इनको हम ये कह सकते हैं, जब इनको हम अलग करें तो क्या होगा, जब इनको अलग करें, पहले हम देख लें यहां पे, इनको हम ले लें, क्या कहें, हाथ और पैर, क्या, हाथ और पैर। इनका जब समास बनाया जाएगा, इनमें जो समास किया जाएगा तो जो समस्त पद बनेगा वो हस्तपाद बनेगा, क्या बनेगा, हस्तपाद। तो ये पूछा गया है, ध्यान रखना, हस्तपाद यानी हाथ और पैर। समास पूछा जाए तो द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, चार शब्द जुड़े होते हैं आपस में, क्या होता है, बीच में यानी और शब्द होता है, और नहीं तो ये और का चिन्ह होता है, या फिर चा होता है संस्कृत में, और बीच में जुड़ा होता है, ये सामासिक चिन्ह होता है, यानी इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे अगला देखते हैं। अगला है आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, अन्य पद प्रधाने बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधाने क्या होता है, बहुव्रीहि। यानी आपने क्या पढ़ा था, रूढ़ और रूढ़ पढ़ा था, यौगिक और योग रूढ़, किसमें, रचना या बनावट के आधार पर शब्द में, किसमें पढ़ा था, रचना या बनावट के आधार पर शब्द में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ पढ़ा था। तो उसी में जो शब्द आते थे वही यहां भी आ जाएंगे, यानी जहां दोनों पद मिलकर, क्या, जहां दोनों पद मिलकर, अर्थात दो पद आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, पहला और दूसरा पद आपस में मिल रहे हैं, ये मिल करके किसी अन्य की प्रधानता, ये पहला ना, इसमें पहला प्रधान होता है ना दूसरा, अर्थात किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यहां पे शब्द क्या है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी चंद्र है शिखर पर जिसके, या चंद्र है सिर पर जिसके। तो आपको बोध हो गया होगा, पता हो गया होगा, अर्थात भगवान शिव। कौन सा, कौन से, भगवान शिव जी। कौन, भगवान शिव जी, यानी उनके सिर पर क्या है, चंद्रमा है। आगे है गिरिधर, क्या है, गिरिधर, गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाले, या गिरि को धारण करने वाले। तो गिर को कौन धारण करता है भाई, गिर को धारण करने वाले। तो गिर को कौन धारण करता है, भगवान कृष्ण। कौन, प्रभु कृष्ण या भगवान कृष्ण जी। कौन, कृष्ण जी। क्या किया था, पर्वत को धारण करके संपूर्ण जो है गोकुल वासियों की रक्षा की थी, ठीक है, भीषण वर्षा के समय। या फिर क्या है, गोपाल, गाय को पालने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण। पंकज, पंकज, पंक यानी पंक में जन्म हुआ जिसका, पंक में जन्म हुआ जिसका, यानी कमल। क्या, कमल, क्या, कमल, यानी पंकज शब्द है, लेकिन वो दोनों मिल करके किसी तीसरे की विशेषता अर्थात कमल की विशेषता बता रहे हैं। जैसे यहां पे एक दंत शब्द, क्या, एक दंत शब्द है, ठीक है। या ये कहा जाए कि एक दंत शब्द दिया गया और इसमें हमें क्या करना है, समास विग्रह करना हुआ, तो एक दांत वाले, एक दंत का मतलब शब्द आता है तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। तो कहा गया क्या, एक दांत
वाले। कौन? तो ये हो जाएगा प्रभु गणेश जी। कौन? प्रभु गणेश जी। क्या? प्रभु गणेश जी। इस तरीके के शब्द आते हैं तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे बहुव्रीहि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? बहुव्रीहि के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? बहुव्रीहि के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखना, ये हो गया। जैसे अगला लंबोदर शब्द आता है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश जी। ठीक है। और उसके बाद में त्रिनेत्र आता है, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव। पीतांबर आ गया, पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहां पे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है, यानी दोनों मिल करके किसी अन्य की विशेषता बताते हैं। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूछे जाएं तो उनमें दुविधा वाली बात रहती है, लेकिन वहां पर हमें डिपेंड होना पड़ता है विकल्प पे। किस पे? विकल्प पे। जैसे यहां पे मान लीजिए पीतांबर शब्द ही ले लिया गया। क्या? पीतांबर शब्द ही ले लिया गया। ठीक है। तो इसमें इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पीला वस्त्र। तो यहां पे क्या, कौन सा समास हो जाएगा? अगर ऐसा ही इतना ही है तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या रहेगा? कर्मधारय समास। लेकिन अगर ये कह दिया गया पीला वस्त्र धारण करने वाले, ये कह दिया गया पीला वस्त्र धारण करने वाले, पीला वस्त्र है जिसका, ये कह दिया गया पीला वस्त्र है जिसका, या पीला वस्त्र धारण करने वाले, तो क्या हो जाएगा यहां पे? यहां पे हो जाएगा क्या? प्रभु कृष्ण जी। तो यहां पे कौन सा समास हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। तो इस तरीके के अनेक शब्द हैं जो आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर? वो आपका डिपेंड करेगा आपके जो है विकल्प के ऊपर। प्रश्न में विकल्प कैसे पूछा जा रहा है, ये देख लिया आपने। पीतांबर हो गया यानी पीला वस्त्र। जैसे घनश्याम शब्द अगर मान लीजिए पूछा जाता है, क्या लिया जाता है? घनश्याम शब्द लिया जाता है, घनश्याम शब्द। और यहां पे दे दिया गया कि शब्द के बारे में बताया गया यहां पे, अगर ये कहा जाता है क्या? घन मीन्स क्या होता है? बादल। क्या कहा जाता है? बादल, यानी बादल काला या काला बादल। ठीक है, बादल काला। लेकिन ये अटपटा सा लग रहा है, पहले काला आएगा फिर बादल आएगा। क्या आएगा? पहले काला फिर घनश्याम कहा जा रहा है। यानी यहां पे इसको हम पलट दें, क्या कर दें? इसको हम कर दें घनश्याम काला बादल। इस तरीके की है। तो ये अगर विशेषण विशेष से है तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। तो आगे कहा गया, इसी में जो है कह दिया जाए कि बादल के समान सांवले हैं जो, घन के समान या बादल के समान सांवले हैं जो, तो क्या होगा? घनश्याम किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। सांवले हैं जो, अर्थात कृष्ण जी। कौन? अर्थात कृष्ण जी। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ऐसे शब्द हैं जिनमें 2 समास हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा वहां पे क्या? वहां पे डिपेंड करेगा कि आपका जो है विकल्प क्या पूछा जा रहा है। जैसे नीलकंठ पूछ लिया गया तो नीलाकंठ शब्द है, ये तो विशेषण विशेष से बन रहा है, लेकिन वहां पे आप ये देख रहे हैं कि कर्मधारय नहीं है ऑप्शन में, विशेषण विशेष से दे दिया गया और कर्मधारय नहीं है। तो वहां पे आपको नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। वहां पे आप कहां जाएंगे? वहां पे आप जाएंगे बहुव्रीहि। जैसे आपको हमने बताया क्या? पंचवटी। क्या बताया? पंचवटी, 5 वटों का समूह। क्या? 5 वटों का समूह। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे हो गया आपका द्विगु समास, संख्यावाची होने की वजह से। और अगर आपको वहां पे द्विगु ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और कह दिया गया, और उसका जो हम कह सकते हैं विग्रह करेंगे
तो 5 वटों का ऐसा समूह जहां पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने निवास किया, तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे एक दंत शब्द है वो गणेश जी के लिए आ रहा है, एक दंत है और वहां पे बहुव्रीहि नहीं है, क्या बहुव्रीहि नहीं है, तो एक जो है संख्यावाची है, वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे आपका हो जाएगा संख्यावाची द्विगु, यानी द्विगु समास हो जाएगा, और बहुव्रीहि नहीं है। और अगर द्विगु नहीं है, बहुव्रीहि है, तो सो बेटर। और दोनों मिल रहा है तो आप सबसे पहले किसको तवज्जो देंगे, किसको ज्यादा प्रधान मानेंगे? वहां पे बहुव्रीहि समास को मानेंगे। तो इस तरीके से अगर पूछा जाता है तो वहां पे आपको, हालांकि पेपर बनाने वाले विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन क्या होता है, ध्यान देना मित्रों, पेपर कैसे लोग बनाते हैं? जो बड़े पद पे बैठे हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और वो पता चल रहा है कहीं क्लास नहीं ले रहे हैं, कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, काफ़ी समय से वो टच में नहीं है, और पेपर बनाने का वो आदत मिल गया और पेपर बना रहे हैं, तो वो सही निगाह से बनाए, उसके बाद देखे कि वो बारीकियों को ध्यान ना दिया, और वही प्रश्न क्या होता है, जाकर के विवाद बन जाता है, और वो पूरी परीक्षा का जो है, परीक्षा के लिए समस्या का कारण बन जाता है। तो हालांकि ऐसी हम जो है आशा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बहुत कम ही ऐसा होता है कि विवादित प्रश्न जो है आते हैं, या विकल्प जो है विवादित मिलते हैं। तो कहीं अगर ऐसा आता है तो आपको सोचना पड़ेगा, देख करके करना पड़ेगा, विकल्प के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। तो ये आपने एक एक करके देख लिया पूरा जो है, शुरू से आपने देखा, सबसे पहले क्या देखा आपने? देखा समास, क्या देखा? समास। समास के बाद में उसके भेद देखा, भेदों में जो है आप उपभेद थे उनको देखा। सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा समास। दो शब्द मिल करके एक शब्द का रूप धारण करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? समास। और समास में जो क्रिया होती है उसको समास कहते हैं, और समास होने पर जो शब्द बनता है उनको समस्त पद कहते हैं, और उन पदों को अगर अलग किया जाता है तो वो समास विग्रह कहलाता है। और संधि में जब हम शब्दों को अलग करते हैं, वर्णों को अलग करते हैं, तो वो संधि विच्छेद होता है, और यहाँ जो अलग करते हैं शब्दों को, तो यहाँ समास विग्रह होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था भेद, समास के भेद। समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि। इसके बाद में एक एक करके हम पढ़ते चले आए। सबसे पहले हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास। यहाँ पर पूर्व पद होता है प्रधान, वो अव्ययी भाव होता है, और इसमें भी हमने थोड़ा सा पढ़ा, यदि बीच बीच में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां पर भी अव्ययी भाव होता है, और जब अव्ययी भाव समास में समस्त पद बनता है तो क्रिया विशेषण हो जाता है, इसको हमने पढ़ा। और नदियों के नाम के पहले यदि संख्यावाची शब्द आते हैं, पंच हो गया या सप्त हो गया, यानी पंच, गंगा, सप्त, सिंधु, इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है, यानी नदियों के नाम के पहले यदि जो संख्यावाची शब्द आते हैं तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद अगला हमने देखा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के इसके 6 भेदों को देखा। इसमें जो है 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो जो कारक चिन्ह है उनका लोप होता जाता है, और जब विग्रह करते हैं तो वो आ जाते हैं, इसको हमने देखा। इसके बाद में अगला हमने देखा कर्मधारय, जो विशेषण विशेष्य या उपमेय या उपमान होते हैं। क्या होता है? विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय होते हैं। आगे अगला हमने देखा द्विगु, पूर्व पद संख्यावाची, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। इसके बाद में अगला जो है, अगला द्वंद्व। हमने क्या देखा? द्वंद्व, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और या फिर सामासिक चिन्ह का निशान रहता है, या और से शब्द जुड़े रहते हैं, और जब इनमें समास किया जाता है तो ये निशान रहता है, यानी डैश रहता है। इसको हमने देखा। आगे अगला देखा बहुव्रीहि। इसमें जो है अन्य पद, पहला और दूसरा ना प्रधान होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो इस तरीके से जो है आपने समास पढ़ा। प्लीज जो है वीडियो को अगर एक बार में न समझ में आए तो रोक रोक करके लिख करके समझ लीजिएगा, कहीं भी किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो ये कभी भूलेगा नहीं। और आशा करते हैं कि आपको परीक्षा में एग्जाम्पल भी इन्हीं में से मिल जाएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपका जो है कंटेंट तैयार हो गया होगा। बस आप अपनी तैयारी में लग जाइए, समय बहुत कम है। और अयोध्या स्टडी पॉइंट पे जो पहली बार आए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करें। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी मित्रों। धन्यवाद।